जो हमारा टॉपिक है वो करंट जो ऑक्यूलर प्रॉब्लम्स हैं, खासकर जो अभी आनंद जी ने कहा कि कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के कारण हमारे बच्चे, हमारे बड़े डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो उनकी आंखों पर इसका दुष्प्रभाव भी देखा जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं उसी के बारे में आज कुछ चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि आज जब से हमने देखा पिछले 1.5-2 साल से, जब से कोविड-19 या कोरोना हमारे भारत देश में आया है, तो उसमें मैक्सिमम स्कूल बंद हो गए, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई। तो डिजिटलाइजेशन के कारण सारा से सारा चीज नेट, इंटरनेट के थ्रू घर पे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और बहुत सारे लोग आईटी प्रोफेशनल जो हैं वो घर में अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उनका भी लंबी सिटिंग्स, लंबी आवर्स कहना चाहिए, 10 से 14 घंटे, कभी कभी 16-16 घंटे भी वो लोग काम कर रहे हैं। सुनाई दे रहा है? मैं हेलो हेलो यस सर, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। जी जी जी। तो मैं सबसे पहले आज ये टॉपिक बच्चों के लिए डिस्कस करना चाहूंगा कि आज हम ओपीडी में जब भी बैठते हैं तो मैंने पिछले 1 साल में देखा है कि बच्चों को बहुत ज्यादा क्लासेस का नंबर आ रहा है। बच्चे बहुत ज्यादा हेडेक की, धुंधलापन की कंप्लेन कर रहे हैं। तो इसके जो कारण है वो मैं कुछ सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ज्यादातर बच्चों का जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, टीचिंग का शेड्यूल है, वो ऑनलाइन इतना ज्यादा लेंदी हो गया या आवर्स उसके ज्यादा बढ़ा दिए गए, खासकर छोटे बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों को 3-3, 4-4 घंटे, खासकर जो बच्चे 4 साल से 5 साल, 6 साल, 7 साल, 4 साल से 10 साल के लिए जो एज ग्रुप में बच्चे हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे घर में 4-4 घंटे, 3-3 घंटे तक ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो इसमें लंबी सिटिंग होने के कारण बच्चे कंप्यूटर और लैपटॉप में या मोबाइल में ज्यादातर समय दे रहे हैं और मैंने ये चीज देखा है कि उसमें बच्चे कुछ दूसरी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इंटरनेट ऑन रहता है तो और लंबा समय वो लोग पास करते हैं बच्चे। तो मैं उसमें बताना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें जो 4 साल से लेकर 10 साल के एज ग्रुप के बच्चे हैं, पहले मैं उसमें चर्चा करूंगा। उसमें बच्चों को लंबी सिटिंग नहीं देना चाहिए। स्कूल जो करिकुलम, स्कूल्स के लोग हैं, जो स्कूल टीचर्स हैं या मैनेजमेंट है, उन्हें ये स्पेशल ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को हर 40 मिनट की क्लास के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक देना जरूरी। अगर कोई भी बच्चा 4 से 10 साल का बच्चा है और वो क्लास अटेंड कर रहा है ऑनलाइन, तो 4 से 10 साल की एज ग्रुप में 40 साल मतलब 40 मिनट के बाद 10 मिनट का कम से कम ब्रेक हो और फिर दोबारा 40 मिनट वो अटेंड कर सकता है दूसरी क्लास, फिर 10 मिनट हो, फिर वो तीसरी क्लास अटेंड कर सकता है। लेकिन कंटिन्यू 2 से 3 घंटे उसको नहीं करना चाहिए और ये मैं पेरेंट्स के लिए भी कहूंगा कि उन्हें अपने बच्चों पे इस बात पे ध्यान देना है। दूसरी बात यह है कि बच्चे ये वाले जो होते हैं ये बहुत जल्दी प्रोन होते हैं ग्लासेस के लिए, इनमें बहुत जल्दी ग्लासेस का नंबर आता है। तो हमारे को जहां भी ये बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, घर में जब बैठते हैं बच्चे, तो उसमें 2 बात का विशेष ध्यान दें कि बच्चे हमारे चेयर और टेबल पर बैठ के ही ये कार्य करें ऑनलाइन का। कभी भी सोफे पे या बेड पर बच्चों को ना बैठने दें। आपका बच्चा चेयर और टेबल पे बैठे और टेबल पे सामने ही बिल्कुल स्ट्रेट उसकी नेक के सामने लैपटॉप होना चाहिए और लैपटॉप की जो दूरी है कम से कम 2 फुट की दूरी बच्चे से होना चाहिए। 2 फुट की दूरी पर लैपटॉप को रखा जाए और फिर बच्चा क्लास अटेंड कर सकता है। लैपटॉप की जो ब्राइटनेस है वो कम से कम एक मीडियम ब्राइटनेस रखनी है, ना ज्यादा हाई ब्राइटनेस रहे ना ज्यादा लो रहे। और पॉसिबल हो तो रूम का एयर कंडीशन या एसी बंद रहे तो बहुत अच्छा है और एक विंडो ओपन रहे, नेचुरल लाइट रहे और फैन के लाइट में फैन भी मैंने जो चीज ऑब्जर्व करी है कि ज्यादातर बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, कई बार एयर कंडीशन के कारण आंखों में ड्राइनेस आती है। लैपटॉप की जो रेज होती हैं, अगर वो लंबा बैठते हैं तो वो भी वो आंखों में, उसकी जो रेज होती हैं ब्लू लाइट, वो आंखों में ड्राइनेस करती हैं, कॉर्निया को डैमेज करती हैं। तो उससे धुंधलापन या बच्चों में हेडेक की समस्या होती है। तो हमारे को ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि बच्चे 40 मिनट के बाद थोड़ा वहां से उठ जाएं और 10 मिनट के लिए फिर बाहर दूर देखें और फिर वापस 40 मिनट बैठ जाएं। तो
ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे हमारे जब भी क्लास अटेंड करें तो एयर कंडीशन बंद रहे और लाइटेड रूम रहे और चेयर और टेबल पे जरूर बैठे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो बच्चे 10 साल से लेकर 15 साल के एज ग्रुप के होते हैं उनमें भी मैं ये रिकमेंड करता हूं कि 1 घंटे के बाद आप 10 मिनट ब्रेक लें। जरूरी है ब्रेक लेना, फिर आप 1 घंटा बैठ सकते हैं। और यही चीज बड़ों पे भी लागू होती है कि जो बड़े लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, हर घंटे के बाद 10 से 15 मिनट ब्रेक होना जरूरी है, फिर आप 1 घंटा बैठें और उसमें आप दूर देखने की कोशिश करें और फिर 1 घंटा बैठ सकते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल में अगर बहुत सारे पेरेंट्स का हमारे पास सवाल होता है कि भाई हम लोगों के पास लैपटॉप नहीं है तो हम मोबाइल से क्या बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। मोबाइल की स्क्रीन छोटी होगी तो डेफिनेटली बच्चों की आंखों पर ज्यादा जोर पड़ेगा। हम मोबाइल बिल्कुल पास रख के काम करेंगे पहली बार, और बच्चे ज्यादा उसमें फोकस करेंगे तो ज्यादा नुकसान आंखों को होने की संभावना है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप लैपटॉप दिलाएं बच्चे को। लैपटॉप बेटर होता है क्योंकि उसकी स्क्रीन बड़ी होती है। और आजकल एक और फैसिलिटी भी हो गई है घरों में कि मोबाइल की कॉर्ड से हम टीवी में भी कनेक्ट कर सकते हैं सामने। तो वो बहुत अच्छी बात है, मोबाइल को आप टीवी में कनेक्ट कर दीजिए और बच्चा दूर बैठ के आपका क्लास अटेंड करे, तो दैट इज एक्सीलेंट। तो जितना हम इन गैजेट से दूरी रखेंगे, जितना भी हम डिजिटल डिवाइसेस से दूरी रखेंगे, उतना हमारे लिए फायदेमंद। तो मोबाइल तो डेफिनेटली मैं मना करता हूं कि मोबाइल बच्चों को ना दें, मोबाइल से क्लास ना करें। बेहतर है कि हम लैपटॉप से करें, क्योंकि लैपटॉप का स्क्रीन बड़े होने के कारण हम 2 से 2.5 फुट तक उसको दूरी पर रख के अपना काम करा सकते हैं बच्चों को। तो अब ये जो प्रक्रिया होती है, खासकर ऐसे बच्चे जो हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे ज्यादातर कार्य कर रहे हैं, ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, या जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, डे एंड नाइट वो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो हम लोगों ने देखा है उनकी आंखों में कंप्लेन होती है कि उनको धुंधलापन दिख रहा है, हेडेक हो रहा है, बच्चा ब्लिंक कर रहा है, आईज रब करने लगा है। तो हमारे पास पेरेंट्स लेकर आते हैं, तो हम लोग ये चीज फील करते हैं कि उनकी जो आउटडोर एक्टिविटीज हो बच्चों की जो होना चाहिए वो कम हो गई। और कुछ कोविड-19 के आने के कारण बच्चों का बाहर का घूमना बिल्कुल बंद हो गया। अब आपको ये सवाल समझना है कि जब हमारा बच्चा बाहर निकलेगा नहीं तो बाहर दूर देखेगा ही नहीं। जब वो दूर देखेगा नहीं तो उसकी दूर की दृष्टि ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब वो दिन भर कमरे में बंद है या 4 घंटे ऑनलाइन क्लासेस में है, या हमारे जो बड़े लोग हैं, कंपनीज के जो लोग हैं, आईटीज के जो लोग हैं, वो घर में बैठकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दिन भर कमरे में बंद है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि उनकी उस 4 दीवारी के अंदर उनकी नजर उतने में ही टिकी रहेगी। तो इसलिए जो बच्चे हैं 4 से 10 साल के, उनमें बाहर निकालना जरूरी है। बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज हर एज ग्रुप में वैसे तो जरूरी है, लेकिन इस एज ग्रुप में बहुत जरूरी। तो बच्चों को आउटिंग सवेरे कराना जरूरी है, और उनको साइकिलिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, या बाहर वॉक करना हो गया, ये बच्चे का 1 घंटे का डेफिनेटली, जैसे आप डिजिटल क्लास करा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये 1 घंटा क्लास होना भी बच्चों की जरूरी है, जिससे ये चीज कंपनसेट हो जाए। हमारा बच्चा जो घर में बैठ के कार्य कर रहा है, वो टीवी या मोबाइल में दिन भर लगा हुआ है, अगर वो बाहर निकलेगा नहीं तो उसकी दूर की दृष्टि बढ़ेगी कैसे? ये बात हम सबको समझना है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो लोग भी हमारे यहाँ अभी मीटिंग में हैं, सब सुन रहे हैं, तो बच्चों को 1 घंटे का आउटडोर एक्टिविटीज, खासकर 4 से 10 साल तक के बच्चों का आउटडोर एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। उससे उनका जो डेवलपिंग जो एज होती है, तो आंखों का भी विकास होता है, तो उसमें फिर नंबर आने की संभावना कम हो जाती है। और ऑनलाइन क्लासेस करें, सब कुछ करें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लंबे आवर्स बच्चों को ना दें कि वो बच्चा 2 घंटे या 3 घंटे कंटिन्यू लैपटॉप पे क्लास अटेंड कर रहा है और डेली कर रहा है, तो वो हार्मफुल हो जाता है। तीसरी बात, बच्चे को आईज में ड्राइनेस आने का कारण ये जो ब्लू लाइट होती है यही होती है। ब्लू लाइट जो लैपटॉप से निकलती है या मोबाइल से एलईडी लाइट होती है, ये हार्मफुल होती है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। तो मैं उसके लिए बताना चाहूंगा कि हमारी जो टीयर्स होते हैं वो ड्राई होने लगते हैं, तो आंख में इरिटेशन होने लगता है, क्योंकि हमारा जो एक नॉर्मल जो आइस का ब्लिंकिंग रेट होता है वो 12 से लेके 16 टाइम्स पर मिनट होता है। मतलब
एक नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 16 बार पलक को झपकता है अपनी। अब अगर हम लंबा मोबाइल में या लैपटॉप में या टीवी में हम बच्चों को क्लास अटेंड कराएंगे या वो अपना कार्य करेगा, तो ये जो पलक झपकने की दर होती है, नॉर्मल जो ब्लिंकिंग रेट होता है, ये घट जाता है। ये 12 से 16 जो होना चाहिए वो घट के 4, 5, 6 रह जाता है, क्योंकि हमारा बच्चा लंबे समय तक उसमें कांस्टेंट फोकस करता है, या वो कोई वीडियो बना बना के क्लासेस होती हैं आजकल, तो उसमें कंटिन्यू रहते हैं वो इन्वॉल्व। तो उसमें ब्लिंकिंग रेट बच्चे का जहां कम हुआ, तो आंखों पर ये लाइट जो है बहुत जल्दी से अफेक्ट करती है, और फिर बच्चों का हेडेक होना, धुंधलापन आना, और ड्राइनेस आना, इरिटेशन होना, कभी कभी लाल भी होता है, कभी कभी बच्चे पलक ज्यादा झपकने लगते हैं। तो ये सारे कारण पलक झपकना कम हो जाने के कारण होते हैं। तो इस पे हमें विशेष ध्यान देना है कि हम जब भी एक छोटा ब्रेक और भी बच्चों को कह सकते हैं कि हम 20 मिनट्स जैसे हमने फोकस किया, या 20 मिनट्स हमने कांस्टेंट हम स्क्रीन में फोकस कर रहे हैं, तो हम बच्चे को सिखाएं या बड़ों को भी हम ये चीज सिखाएं कि हम 20 मिनट्स फोकस करने के बाद 20 सेकंड के लिए हम दूर देखें, और 20 फुट की दूरी पर देखें अगर संभव हो तो। और रूम में अगर हम 20 फुट की दूरी पर दूर देखें 20 सेकंड के लिए आफ्टर एवरी 20 मिनट्स, तो ये एक छोटा ब्रेक हो जाता है। तो ये छोटा छोटा ब्रेक्स अगर हम लेते रहेंगे हर 20 मिनट के बाद, तो डेफिनेटली आंखों में समस्या 60%, 70% घट जाती है। बट ब्रेक ये लेना जरूरी। और जैसा मैंने कहा कि 40 मिनट का सेशन अगर आपकी क्लास का है, खासकर 4 साल से जो 10 साल के बच्चे हैं, तो उनमें हमें थोड़ा सा ब्रेक 10 से 15 मिनट का बच्चे को वहां से उठा दें, बच्चा दूर देखे, बाहर आ जाए, और वापस फिर बच्चा बैठ जाए। तीसरी बात, हमारे बच्चे, हमारे जो बड़े हैं, आजकल पानी बहुत कम पीते हैं, पानी की मात्रा बॉडी में बहुत कम जाती है। जहां भी बच्चे क्लास अटेंड करें, पानी पीकर बैठे, और पानी का गिलास हमेशा टेबल पर रहे। पानी इसलिए जरूरी है कि वो हाइड्रेशन मेंटेन करता है। अगर हम ऊपर से देखा जाए तो ड्राइनेस वैसे हो रही है, और अगर हम नहीं पिएंगे तो ड्राइनेस आने के और चांसेस रहते हैं। तो मैं ये भी कहूंगा कि 12 से 16 गिलास पानी एक व्यक्ति को घर में पर डे, बड़े को, एक अडल्ट आदमी को जरूर पीना चाहिए एक दिन के अंदर। और बच्चे हैं तो कम से कम 7-8 गिलास, 10 गिलास तो पिए वो। लेकिन बच्चे हमारे नहीं पीते हैं, तो ये एक हैबिट डालना जरूरी है जिससे हाइड्रेशन बॉडी का मेंटेन रहे, बच्चे की आईज भी फिर उससे हेल्दी रहती है। और तीसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी अगर बच्चे को इरिटेशन आईज में हो रहा है, आप पेरेंट होकर देख रहे हैं कि बच्चे को धुंधलापन आ रहा है, बार बार बच्चा रब कर रहा है आईज को, या पलक बार बार झपका रहा है, कांस्टेंट सर दर्द हो रहा है उसको, तो हमें फिर ऐसे में डॉक्टर को, आई स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूरी है। तो हम आई स्पेशलिस्ट को बच्चे को अगर दिखाएंगे तो डेफिनेटली उसका पूरा चेकअप हो जाएगा, उसका नजर का चेकअप हो जाएगा। तो डॉक्टर आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन कर सकता है, अगर उसको ग्लासेस लगना है तो वो बता भी सकता है। तो फिर वो ग्लासेस तो फिर रेगुलर पहनने ही पड़ते हैं। लेकिन हम इस प्रॉब्लम को कभी नजरअंदाज ना करें बच्चों की। और यही चीज बड़ों पे भी लागू होती है कि जो 20 साल से लेके 30 साल के आजकल यंगस्टर्स हैं जो आईटी कंपनीज के हैं, उनको भी मैंने देखा है आजकल ओवरनाइट पूरा टाइम वो काम करते हैं, और कांस्टेंट उन्हें भी ब्रेक लेना जरूरी है। घंटे 1.5 घंटे में 10-15 मिनट ब्रेक ले लें, फिर बैठ जाएं, वो कंटिन्यू नहीं बैठे। और अगर उन्हें हेडेक की समस्या है, या धुंधलापन की समस्या है, या इरिटेशन हो रहा है, या रेडनेस आ रही है आईज में, तो आई स्पेशलिस्ट को जरूर कंसल्ट करें। तो उसके लिए अच्छी दवाइयां आजकल आती हैं, लुब्रिकेंट्स आते हैं जो हाइड्रेशन को आईज की मेंटेन करते हैं, जो आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं जिससे आईज एक नॉर्मल उसमें बनाई रहती है, एक नॉर्मल टेक्सचर में, और आईज में अफेक्ट नहीं आता फिर। तो एक ड्रॉप आप कांस्टेंट अपने कंप्यूटर के पास रख सकते हैं, और वो लुब्रिकेंट ड्रॉप आप 2 से 3 बार दिन में यूज कर सकते हैं। जो बड़े लोग जो होते हैं, जो जिनका दिन भर 16 घंटे का काम है आईटी, तो ये चीज आप लोगों को समझना है। तो ये आज के समय पे जो मैं देख रहा हूँ, कोविड-19 के कारण बहुत सारे बच्चे, स्कूल बंद हैं तो घर में ही ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए, और इससे डेफिनेटली बच्चों को काफी लाभ होता है। धन्यवाद। जी सर। सर, एक क्वेश्चन है कि हम कैसे जानें कि हमें नेत्र रोग है? जी जी।
ये देखिए ऐसा होता है कि नेत्र रोग के लिए कोई ना कोई सिम्टम्स जरूर व्यक्ति कंप्लेन करता है। जैसे किसी को हेडेक हो रहा है, आजकल हेडेक एक कॉमन प्रॉब्लम है। हेडेक के कई कारण होते हैं, लेकिन एक कारण उसमें से ग्लासेस भी होता है, चश्मे का। तो अगर व्यक्ति को हेडेक हो रहा है, या धुंधलापन आता है, या दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखती हैं, या आंखों में इरिटेशन होता है, रेडनेस होता है, या कभी कभी बच्चा या बड़ा आंख तिरछी, हल्का सा तिरछी कर लेता है ना, तो या आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, उसमें हमें थोड़ा सा आईस चेकअप कराना फिर जरूरी हो जाता है। तो उसमें नेत्र रोगों की नेत्र की रोग की मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और चौथी बात ये होती है कि जिनमें परिवार में किसी को ग्लूकोमा रहा है, या परिवार में ग्लूकोमा की सर्जरी किसी को हुई है, पेरेंट्स को ग्लूकोमा रहा है, तो उसमें भी बच्चों को अपना ग्लूकोमा का इवेल्युएशन कराना जरूरी होता है। उसमें नेत्र रोग होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। जी सर, और मैं ये पूछना चाहूंगी सर, ये है जी, ग्लूकोमा क्या होता है सर? अंधा पतन। जी जी, ग्लूकोमा को हिंदी में क्या होता है? जी, ग्लूकोमा को हिंदी में कांचियाबिंद या काला मोतिया बोलते हैं। ग्लूकोमा में क्या होता है कि एक जिस तरीके से बॉडी का हमारा ब्लड प्रेशर होता है 120/80 एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है, ऐसे आइस का भी ऑक्यूलर प्रेशर होता है। तो आइस का जो ऑक्यूलर प्रेशर होता है 10 से लेकर 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के उसमें नॉर्मल माना जाता है, 10 से 20 के बीच में। तो ये जो ऑक्यूलर प्रेशर होता है ये आई की हेल्थ के लिए मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। तो अगर ये ऑक्यूलर प्रेशर 20 से ऊपर जाता है या 25, 30, 40 पहुंचता है, तो इसमें आंख में ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ग्लूकोमा इसी को कहते हैं, जब ये आई का प्रेशर बढ़ जाए, या आंख में लालीपन आए, या पेन हो, धुंधलापन बढ़े, और प्रेशर आंख का बढ़ता है, तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की संभावना रहती है। तो इसको हम लोग ग्लूकोमा कहते हैं। और ये उन लोगों को ज्यादा हम लोगों ने देखा है, खासकर जो हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, 40 साल से ऊपर हैं, उनमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ग्लूकोमा की। और जिनकी पारिवारिक हिस्ट्री है ग्लूकोमा की, उनमें भी, जिनके पेरेंट्स को ग्लूकोमा है, तो उनमें भी चांसेस रहते हैं ग्लूकोमा। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं मेरा बीच में आई लॉस्ट सम क्वेश्चंस, और मैं पूरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्स था, मैं बीच में कुछ मिस किया हूँ। क्वेश्चंस आए हैं। एंड मैडम, एक जबलपुर से राठौर मैडम का क्वेश्चन था, आपके पास है क्या? आप रिपीट करेंगे उसको? जी, आप पूछिए। जी जी, हाँ सर, मेरे पास है। अभिलाषा राठौर जी जबलपुर से पूछ रही हैं कि जब वो सुबह मॉर्निंग में सो के उठती हैं तो उनकी आंखों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और बाईं आंख से पानी बहता है, और पास का उनको चश्मा लगा हुआ है। जी 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 जी। तो मैं, अगर अभिलाषा जी जुड़ी हुई हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, जी, तो ये क्या आंसू या सूजन सिर्फ मॉर्निंग टाइम में आती है, या दिन भर सूजन मेंटेन रहती है, बनी रहती है? मैं पूछना चाहूंगा उनसे। सर कभी कभी तो चली जाती, लेकिन कभी कभी तो ऐसे दिन भर ही रहती है सूजन। जी, और आंख में लालिमा या खुजली वगैरह तो नहीं होती आपकी? नहीं, खुजली नहीं होती है। जी जी, तो देखिए ये एलर्जिक होने के चांसेस रहते हैं, इसी में लिए वाटरिंग होती है, और इसलिए थोड़ा स्वेलिंग भी आ जाती है। ये कोई ऐसी डेंजरस या कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर ये दिन भर मेंटेन रहती या दिन भर रहती है, तो फिर हमारे को पैनिक करने की जरूरत थी, दवाइयां देने की जरूरत थी। तो इसमें भी आप चाहें तो एक एंटीबायोटिक आप नोट कर ले, मॉक्सीफ्लॉक्सिन करके आती है, वो आप यूज कर सकते हैं दिन में 4 बार। और एक रिफ्रेश ईयर करके ड्रॉप आती है, लुब्रिकेंट ड्रॉप, वो भी दिन में 4 बार आप उपयोग करें, और इसको 10 दिन तक चलने दें। तो ये आपको डेफिनेटली स्वेलिंग भी कम होगी, और वाटरिंग भी आपकी कम हो जाएगी। और हाथ कम लगाएं, और थोड़ा सा हल्का गर्म पानी के कपड़ा या कॉटन डिप करके उसकी सिकाई भी आइस पे कर सकते हैं, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम। ऑडियंस से भी हम क्वेश्चन जानना चाहेंगे। यस मैडम। सर, रामचरण प्रजापति जी पूछ रहे हैं चैट में कि मेरे पुत्र की आयु 13 वर्ष है,
वो जी पलकें ज्यादा झपकती हैं उनकी। जी। तो इसका क्या मतलब कारण है और उपाय? मैं उनको ये कहूंगा कि पहले तो वो बच्चे का ये देखें कि उसका लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल पे टाइम कितना है, तो उसको अपन को कम करने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के कारण आजकल इस पे टाइम दे रहे हैं, तो इसमें फिर क्या होता है, सीधा सीधा आईज पर मैंने जैसे अभी बताया कि ड्राइनेस आने लगती है, तो ये ब्लिंकिंग बढ़ जाती है। दूसरी चीज ये होती है कि उसका नंबर की जांच कराना चश्मे की जरूरी है। इसमें कई बार नंबर आने की भी संभावना होती है ऐसे बच्चों में, इसलिए पलक झपकती है। तो मैं कहूंगा कि वो आई स्पेशलिस्ट से मिलें और अपना बच्चे का नंबर की जांच कराएं चश्मे की, और कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का टाइम उसका थोड़ा कम करें, और आउटडोर एक्टिविटीज बच्चे की बढ़ाएं, तो उसको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। अगर चश्मा लगता है तो डेफिनेटली उसको चश्मा पहनाना जरूरी है, और वो सुबह से रात तक चश्मा पहन के फिर पढ़ाई करे और दिन भर उसको लगा के। जी। और रमेश व्यास सर अपना क्वेश्चन पूछें। जी सभी को नमस्कार। मैं सर आपसे दो बातें जानना चाहता हूँ। एक, क्या ऑप्टिकल नर्व में किसी प्रकार का डैमेज होने पर उसमें कोई सुधार की गुंजाइश होती है? और दूसरी चीज, रेटिना में किसी प्रकार का डैमेज होने पर उसमें गुंजाइश होती है सुधारने की, या क्या दोनों रिप्लेसमेंट की गुंजाइश क्या बन पाई है अभी तक? जी, थैंक यू। देखिए रमेश जी, अच्छा प्रश्न आपने किया। ये ऑप्टिक नर्व में देखा, मैंने अभी आपसे चर्चा करी थी कि ग्लूकोमा में ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, और कई ट्रॉमेटिक कंडीशंस में भी ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, ब्लड प्रेशर के कारण भी ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। तो एक बार जो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो उसमें पीलापन या सूजन जब भी आती है, अगर स्टार्टिंग में ही व्यक्ति हमारे पास आ जाता है, कहना चाहिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर हमारे पास तुरंत व्यक्ति रिपोर्ट करता है, तो उसका ट्रीटमेंट संभव है और उसको वहीं रोका जा सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद हमारे पास आएगा, तो फिर जितना ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया या जितना उसका नजर चला गया वो वापस नहीं लौटता, फिर जितना बचा है हमें उसको मेंटेन करने के लिए ट्रीटमेंट देना पड़ता है। लेकिन ऑप्टिक नर्व रिप्लेसमेंट का भी कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही हम ऑप्टिक नर्व रिप्लेस कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, रेटिना की जहां तक बात करते हैं, तो रेटिना पर ब्लड प्रेशर का भी इफेक्ट आता है, शुगर का भी इफेक्ट आता है, आंख में खून आने लगता है रेटिना में, और सूजन आती है। फिर वही वाली बात है कि व्यक्ति कब हमें रिपोर्ट कर रहा है। तुरंत आप घंटों के अंदर हमारे पास आते हैं या दिन में 2-4 दिन के अंदर हमारे पास आते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट संभव है। आजकल इंजेक्शन, लेजर वगैरह से रेटिना डेफिनेटली हेल्दी हो जाता है। लेकिन यही व्यक्ति अगर हमारे पास लंबा आएगा 4-6 महीने में, 3 महीने में, तो डेफिनेटली रेटिना में फिर उतना विजन की गुंजाइश नहीं होती है। जितना चला गया हम उसको रोक सकते, मतलब वो वापस नहीं आएगा, जो बचा है उसे हम मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब ज्योति सूद का है। मैडम ने हैंड रेस किया है। जी पूछिए अपना क्वेश्चन। जी नमस्कार सभी को। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो मुझे अपने लिए पूछना है, मेरे कभी कभी मतलब अक्सर आजकल 2-3 दिन में आंखों में खुजली होने लग जाती है जी, तो बड़ा इरिटेट करती है सारा दिन, मतलब हाथ से, वो भी ठीक नहीं है, तो वो मुझे प्रॉब्लम कर रही है। और दूसरा क्वेश्चन मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है। मेरे बेटे के जब पैदा हुआ था, अब तो वो 32 साल का है, तभी उसको स्क्विंट था। तो स्क्विंट जब मैंने चेक किया उसको, तो मैं डॉक्टर के पास ले गई, तो उसकी आई साइट वीक थी, जिस आई में स्क्विंट आई थिंक होता ही इसीलिए क्योंकि आई साइट वीक होती। तो उसको चश्मा लग गया था, 6 महीने का था तभी चश्मा वो वियर कर रहा था। लेकिन डॉक्टर ने बोला था अभी ऑपरेट नहीं कर सकते, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो फिर जब बड़ा हुआ तो मैंने ऑपरेट तो करवा दिया, स्क्विंट उसका ठीक हो गया। लेकिन उसके काफी हाई पावर का चश्मा लगा हुआ है, और आजकल वो आईटी सेक्टर में है, सॉफ्टवेयर में है वो, तो काफी कंप्यूटर के आगे, लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं, कभी 20-20 घंटे काम करता है। तो वही मुझे पूछना था, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपने अभी बताया था तो मैं शायद मिस कर गई वो। जी 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 देखिए ऐसा है कि जी पहले तो मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि आपको जो खुजली होती है, तो उसके लिए आप दिन में 2 से 3 बार ठंडे पानी से आंखों को वॉश कर सकती हैं। बर्फ को रुमाल में रख के ठंडी सिकाई कर सकती हैं, 5-10 मिनट सुबह, 5-10 मिनट शाम को। और एक ड्रग आती है, मैं कहना चाहूंगा, दवाई बताना चाहूंगा, एप ड्रॉप एलपी करके, एप ड्रॉप एलपी,
नोट करिए मैडम, है ना। एपड्रॉप एलपी एक ये ड्रग है, ये दिन में 2 से 3 बार आप उपयोग करिए। और एक रिफ्रेश टीयर करके ड्रॉप जो मैंने अभी नाम लिया था, रिफ्रेश टीयर करके आती है, ये भी दिन में 3 बार आपको डालना है। ये दोनों दवाइयां 1 बूंद दिन में 3 बार, 15 मिनट के दोनों ड्रॉप्स के बीच में अंतर रखिए। और एपड्रॉप एलपी और रिफ्रेश टीयर, इसको कम से कम आप 10 दिन से 15 दिन तक उपयोग करें तो आप काफी इचिंग आपकी 2-4 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन और प्लीज गो अहेड डॉक्टर। जी। और दूसरा जो आपने बेटे के लिए प्रश्न किया कि उसकी स्क्विंट की सर्जरी हो चुकी है, हाई पावर का ग्लास लगा हुआ है, आईटी में वो काम कर रहा है और डेफिनेटली उसका वर्कलोड ज्यादा होगा और दिन भर कंप्यूटर के लिए, और 32 इयर्स का वो है, तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि उसको आपको एक ही बात कहना है कि आप सुबह उठ के आपको वॉक करना जरूरी है, आधे से 1 घंटे अपनी हेल्थ के लिए जरूर दे, और सुबह उठ के योगा भी करे तो उसके लिए आइस पे भी उसका फर्क पड़ता है, और आउटडोर थोड़ा एक्टिविटी उसकी सुबह मॉर्निंग में रहे, एक बात। दूसरी बात, जब भी कंप्यूटर लैपटॉप में वो बैठता है तो जैसा मैंने बताया, हर 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट की दूरी पर देखना जरूरी है। अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी आइस पर ऑटोमेटिकली जोर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर संभव हो घंटे 1.5 घंटे के बाद थोड़ा ब्रेक ले ले, फिर बैठ जाए, कंटिन्यू नहीं बैठे उस पर। और एक जो रिफ्रेश टीयर ड्रॉप मैंने आपको लिखवाई है, ये रिफ्रेश टीयर ड्रॉप वो भी यूज कर सकता है दिन में 3 बार, तो आंखों पर ड्राइनेस नहीं आती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात उसके केस में यह है कि सर्जरी हुई है, ग्लास लगा है, तो हर 6 महीने में, साल में 2 बार उसका ग्लासेस का पावर चेक होना चाहिए और स्क्विंट का भी इवेल्युएशन होना चाहिए। तो साल में 2 बार वो अपना चेकअप कराए। अगर नंबर कोई कम बढ़ होता है तो वो फिर वो सही नंबर वो पहने, तो उसको काफी इस चीज का एडवांटेज रहे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। मिस्टर जेपी आनंद भोपाल से हैं। आनंद जी अपना क्वेश्चन पूछिए। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है? जी आ रही है आपके। सबसे पहले डॉक्टर कपिल खुराना को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारी दी जा रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी उम्र 61 साल के आसपास है, ये अपना मोतियाबिंद का जो एज रिलेटेड इशू रहता है, तो पकना क्या होता है? डॉक्टर ने बोला पक जाएगा तब हमारे पास आइएगा, और इसमें मुझे क्या सावधानी रखना है मोबाइल से और पीसी से रिलेटेड? ये 2 सवाल हैं। जी देखिए, आपका जो आनंद जी पहला प्रश्न है मोतियाबिंद के ऊपर है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि मोतियाबिंद पक गया, या डॉक्टर कहता है कि पक गया, या ऑपरेशन कब कराना चाहिए इसका। तो मोतियाबिंद, पहली चीज तो यह है कि हमें ये समझना है कि मोतियाबिंद है क्या। मोतियाबिंद हमारी आंख में नेचुरल जो लेंस पाया जाता है उसमें बनता है। नेचुरल लेंस जो हम आज शुरू से लेके पैदा हुए हैं, आज हम, आपकी उम्र मुझे नहीं मालूम कितनी हो गई, लेकिन जो लेंस आपकी जी, जो नेचुरल लेंस जो आपकी बॉडी में, आंख में जो अवेलेबल है, वो नेचुरल लेंस की पारदर्शिता खत्म होने लगती है, वो ओपेक होने लगता है, उसमें व्हाइटनेस आने लगती है, तो जो लाइट होती है वो अंदर आंख तक नहीं पहुंच पाती या रेटिना पर फोकस नहीं हो पाती। सेम वे मान के चलिए, जैसे एक कैमरा होता है, उसके आगे लेंस होता है, वो लेंस लाइट को फेंकता है अंदर के लिए, रील पर पड़ती है तब आपकी फोटो खींची जाती है। ऐसे ही आईज में होता है, ये लेंस जो लाइट बाहर से जा रही है उसको अंदर फेंकता है। अब अगर ये जो बैरियर है बीच का लेंस, इसमें अगर सफेदी आ जाएगी या इसका पारदर्शिता कम हो जाएगी तो लाइट डेफिनेटली अंदर नहीं जाएगी, उसको धुंधलापन आने लगेगा सामने, उस व्यक्ति को साफ नहीं दिखाई देगा, और खासकर दूर के चेहरे उसको स्पष्ट नहीं दिखेंगे। मोतियाबिंद में दूर की चीजें पहले कम होती हैं, धीरे धीरे फिर नजदीक का भी कम हो जाता है। तो मोतियाबिंद पकने का मतलब होता है कि ये पूरा लेंस व्हाइट हो गया, यानी कि पूरा व्यक्ति को दिखना बंद हो गया, टोटल पक गया। मतलब आंख में पूरी अंदर की तरफ देखेंगे तो सफेदी दिखाई देने लगती है, और उस व्यक्ति को उस आंख से फिर दिखता नहीं है, क्योंकि वो लेंस पूरा ओपेक हो गया। फिर ऐसे में इमीडिएट सर्जरी की जरूरत होती है, और लेंस फिर वो वाला निकाल के हम लोग दूसरा लेंस ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिसके थ्रू वो व्यक्ति देख पाता है। तो ये मोतियाबिंद का पकना कहलाता है, या इंग्लिश में मैच्योर कैटरेक्ट हम लोग इसको बोलते हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न है कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से रिलेटेड है, तो मैं इसके लिए यही कहूंगा कि जो सावधानियां मैंने अभी बताई हैं कि आपको भी सावधानी लेने की जरूरत है। आप लैपटॉप को
कम से कम 2-2.5 फुट की दूरी से ही काम करें लैपटॉप पर, पहली चीज। और उसकी ब्राइटनेस ना तो 90-100% रहे, ना ही 10-20%, एक मीडियम ब्राइटनेस रखें, 60-70% की ब्राइटनेस पे आप काम करें। और बिल्कुल नेक के सामने या स्ट्रेट फेस के सामने अपना लैपटॉप को रखना चाहिए। टेबल का एंगल इस तरीके से रखें कि सामने रहे लैपटॉप। और थोड़ा 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है। और आंखों को झपकाते रहें, पलक को झपकाते रहें। पलक झपकाने से क्या होता है, आइस की जो ड्राइनेस होती है, जो उसकी रेज होती हैं, जो टीयर्स को सुखा देती हैं, वो कम सूखती हैं। तो आइस को ब्लिंक करें बीच बीच में, जैसा मैंने आपको बताया कि 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूरी पर देखें, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। यही चीज आपसे कहना चाहूंगा कि आपको लैपटॉप में थोड़ा 2 फुट दूरी पर कार्य करें और बीच बीच में थोड़ा गैप लेते रहें। थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट स्वाति जी मैडम, आप। जी सर, मिनाल जी पूछ रही हैं सर कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी देखभाल कैसे करें। जी, रोज प्रतिदिन। जी प्रतिदिन। जी, आप क्या प्रतिदिन देखभाल कैसे करें, ये क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली आई थिंक आपने वैसे जी, मिनाल जी का कहना है कि मैडम एक सेकंड मैडम, उषा मैडम, कि तो ये है कि यदि आप इस पर ये बताएं कि हाउ डू वी नो दैट आई एम एट द रिस्क फॉर डेवलपिंग द आई डिजीज, की हम इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, या डेवलप यदि हो रही है कोई आई डिजीज तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है पूरा ही। जी, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आंख के लिए माने जाते हैं या ऑकुलर डिसीज के लिए बोले जाते हैं। एक तो उसमें होता है आइस के आगे धुंधलापन आना, दूसरा आंखों में इरिटेशन होना या हेडेक होना, या आपको ब्लड प्रेशर है या शुगर है। तो इनमें संभावना ऐसे व्यक्तियों के लिए बढ़ जाती है आई डिसीज की। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इनमें से कोई भी चीज आपको होती है, या आंखें में रेड होती हैं, या इचिंग होती है, या आपको हेडेक होता है, या धुंधलापन होता है, या आपको पास की चीज देखने में, मोबाइल चलाने में, लैपटॉप या कोई बारीक सुई धागा करने में या सिलाई करने में दिक्कत होती है, तो डेफिनेटली हमारे को चश्मे की जरूरत होती है। और इसमें हमें आई स्पेशलिस्ट के पास जाना जरूरी होता है। जनरली 40 साल के आसपास जब व्यक्ति पहुंचता है तो पास की चीज में चश्मा लग जाता है, रीडिंग ग्लास एक लग जाता है उसको। तो मैं ये कहूंगा कि आप ये चीज देखें कि अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, तो डेफिनेटली रिस्क होती है आई डिसीज की। भले आपको कोई सिम्टम्स भी ना हो, अगर आप डायबिटिक हैं, 5 साल से ज्यादा डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, तो आप अपना एक आंखों का चेकअप नेत्र विशेषज्ञ से जरूर कराएं। तो हो सकता है कि कोई चीज आ रही हो तो वो चीज रुक जाए वहीं की वहीं, है ना। और तीसरी बात, आपको रंगीन घेरे दिखाई देना आंखों के आगे, या काले काले धब्बे दिखाई देना आंखों के आगे, काले मच्छर जैसे दिखाई देना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं आई डिसीज के लिए। रेटिना में प्रॉब्लम की भी यही सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें मैं कहूंगा कि अगर ऐसी कोई संभावना आपको दिखती है तो आप डॉक्टर से मिलें और अपना एक डिटेल चेकअप आइज का कराएं। और 40 साल के बाद तो हर व्यक्ति को 1-1.5 साल में एक बार आई चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि उसमें ये बीपी, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। गुड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं सीता चतुर्वेदी मैडम, आप अपना क्वेश्चन पूछें। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी जी, जी। हाँ, आपको नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, और सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नम्र नमस्कार। साहब, मैं आपसे मिल चुकी हूँ, आप पेपर टाउन छतरपुर में हैं और वहीं मेरा मकान है 159। जी जी जी। हेलो जी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि मोतियाबिंद क्या अनुवांशिक भी होता है सर? कभी कभी देखा गया है कि सामान्य खान पीन वाले लोगों की आइज 80 ईयर तक बहुत अच्छी रहती है, और कभी कभी बहुत अच्छा खाने पीने और डाइट वालों की आइज बहुत जल्दी जो है मोतियाबिंद हो जाता है। तो क्या सर ये अनुवांशिक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि क्या ग्लास अच्छे खान पीन से उतर सकता है या कंटिन्यू हमेशा ही लगाना पड़ता है?
यदि एक बार लग जाए तो? सर प्लीज बताएं। जी देखिए, आपका प्रश्न जायज है, अच्छा प्रश्न है आपका। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मोतियाबिंद देखिए किसी भी एज ग्रुप में संभव है। पहली बात तो ये बिल्कुल ना हम लोग मान के चलें कि मोतियाबिंद अडल्ट एज में होगा या ओल्ड एज में ही मोतियाबिंद संभव है। मोतियाबिंद पैदाइशी भी होता है बच्चों को, चोट लगने के कारण भी यंग किसी आदमी को चोट लग जाए उससे भी मोतियाबिंद हो जाता है आंखों में, और तीसरा करंट लगने से भी मोतियाबिंद होता है। तो मोतियाबिंद जो होता है वो एज ग्रुप में तो डेफिनेटली कॉमन है। अडल्ट एज ग्रुप में 60 साल से ऊपर डेफिनेटली हम लोगों को देखने को मिलता है। तो वो तो एक कॉमन कॉज है ही ब्लाइंडनेस का आई में कि मोतियाबिंद है, उसको ज्यादातर मोतियाबिंद की संभावना है। लेकिन जो कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है या लंबे समय से डायबिटीज है, तो उनमें मोतियाबिंद जल्दी आने की संभावना होती है। अब आप मान के चले कि किसी को 60 साल में आ रहा है, तो अगर आपको शुगर है तो वो हो सकता है 45-50 साल में भी अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती है तो मोतियाबिंद डायग्नोज हो जाए या उसको धुंधला दिखाई देने लगे। तो ये निर्भर करता है आपकी सिस्टमिक स्टेटस पर, आपकी बॉडी का सिस्टमिक स्टेटस कैसा है, आपकी किडनी की कंडीशन कैसी है, आपकी डायबिटीज कैसी है, ब्लड प्रेशर कैसा है, आप कितना अपना ध्यान रखते हैं। तो डेफिनेटली मोतियाबिंद किसी भी एज ग्रुप में संभव है। तो आपको ये सारी चीजें मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको चेक कराना डॉक्टर को जरूरी है। और उसमें अपन तो ये सोचते हैं कि अरे यार मेरे को धुंधला दिख रहा है, मुझे दूर का भी साफ नहीं दिख रहा, मुझे चश्मे की जरूरत है। हो सकता है डॉक्टर के पास गए आप, उसने कहा नहीं आपको तो मोतियाबिंद आ गया। तो ये चीजें हम लोग देखते हैं, कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं साहब धुंधला दिख रहा है, बट हम जब देखते हैं उनकी एज है 42 पर कैटरेक्ट आ गया। तो ये चीज संभव इसलिए भी हो रही है आजकल, क्योंकि आजकल लोगों का लाइफ स्टाइल जो है वो आउटडोर एक्सरसाइज या बाहर की वॉक ये सब कम हो गया है। अब लोग ज्यादातर वर्क घर पर कर रहे हैं, ज्यादातर लोग अपने इंडोर एक्टिविटीज में टाइम दे रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं, योगा करते हैं, सुबह वॉक करते हैं, डायबिटीज कंट्रोल रखते हैं, बीपी कंट्रोल रखते हैं, उनमें डेफिनेटली मैं कहूंगा कि मोतियाबिंद काफी लेट आता है या एज के अकॉर्डिंग ही आता है। और अगर यही चीज उल्टी हो जाए तो डेफिनेटली जल्दी फिर मोतियाबिंद आने की संभावना होती है। जी, और जो आपने दूसरा प्रश्न आपने क्या पूछा वो बताएं मुझे जरा फिर से एक बार। ये कि यदि एक बार ग्लास लग जाए तो क्या वो अच्छे खान पीन से निकल सकता है या कंटिन्यू लगाना ही पड़ेगा पूरी लाइफस्टाइल आप चेंज कर सकते हैं क्या? आपको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं तो नंबर कम बढ़ हो सकता है, पर नंबर हटने के चांस कम रहते हैं मैडम, है ना। और यही मैं यंगस्टर्स की अगर बात करूं कि मान लीजिए किसी को 10 साल में चश्मा लग गया है और वो अगर हटाना चाहे तो वो बच्चा चाहेगा, पेरेंट्स भी चाहेंगे कि हम ना पहने तो संभव नहीं है, उसे चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन 18 साल के बाद आजकल लेजर सर्जरीज होती हैं जिससे चश्मा हटाने का ऑप्शन भी होता है। लेकिन 18 साल की एज के बाद तो वो सर्जरीज 18 साल से लेकर 40 साल की एज ग्रुप में अच्छा काम करती हैं। तो उसमें संभव होता है कि लेसिक टेक्निक से चश्मा हटाया जाता है। लेकिन 40 साल के बाद जो चश्मा लगा है वो तो एज ग्रुप के कारण लगा हुआ है, तो डेफिनेटली फिर वो तो चश्मा लगाना ही पड़ता है। लेकिन यही चीज अगर मोतियाबिंद में हम लोग देखते हैं कि मोतियाबिंद का जब हम सर्जरी करते हैं तो आजकल मल्टीफोकल लेंस आ गए हैं, तो मल्टीफोकल लेंस हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं अंदर। तो उसमें क्या होता है, दूर का भी व्यक्ति को दिखने लगता है, पास को भी दिखने लगता है, तो उसको चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती। हो सकता है कि आपने 50 साल तक चश्मा लगाया और 50 साल पे आपको मोतियाबिंद हुआ, हमने मोतियाबिंद हटा दिया और लेंस डाल दिया अंदर। जो लेंस डाला वो मल्टीफोकल लेंस डाला, उससे दूर का भी दिखेगा, पास का भी दिखेगा। तो उसमें फिर आपके लिए वो बोनस हो जाता है, आपका वो चश्मा हट जाता है। पता चला आपने लाइफ लॉन्ग चश्मा लगाया बट वो चीज आपको मोतियाबिंद आया और वो चीज आपकी कंपनसेट हो गई मल्टीफोकल लेंस के द्वारा। तो ऑप्शंस हैं भी कई बार और नहीं भी, दोनों चीजें। वेरी गुड डॉक्टर साहब, एक इसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो लेसिक सर्जरी है जनरली डॉक्टर्स कंसीडर इट एज ए कॉस्मेटिक सर्जरी, लेसिक जो है, और इसमें जनरली वो देखते हैं कॉर्निया का थिकनेस कि वेदर इसको ऑपरेट करने के लिए कि कॉर्निया का थिकनेस प्रॉपर है या नहीं। पर पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम उसके फार साइड इफेक्ट देखें आगे फ्यूचर में, तो इसके एडवर्स इफेक्ट है लेसिक सर्जरी के? डेफिनेटली देखिए, कॉर्निया की थिकनेस एक नॉर्मल एक थिकनेस वाले व्यक्ति में ही लेसिक संभव है। अगर कॉर्निया की थिकनेस कम है, थिन है कॉर्निया,
तो फिर लेसिक नहीं हो पाता है, फिर उसकी जगह पर आजकल ICL डाला जाता है, इम्प्लांटेबल कॉन्टेक्ट लेंस। तो लेसिक डेफिनेटली एक अच्छा प्रोसीजर है, लेकिन हम ये चीज ना मान के चलें कि अब एक बार लेसिक हो गया तो दोबारा हमारा रिकरेंस नंबर का हो नहीं सकता। ऐसे कई केसेस में हम लोगों ने देखा है कि आपका चश्मा तो हट गया, 5-10 साल बाद दोबारा भी थोड़ा बहुत नंबर आ गया। एक बात। दूसरा, कई बार हमने लेसिक का एक कॉम्प्लिकेशन कॉमन देखा है, जो इरिटेशन ड्राइनेस। लेसिक वाले पेशेंट्स में थोड़ा सा ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहती है, तो एक आध ड्रॉप उसको लुब्रिकेंट का जरूरी हो जाता है। बाकी कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। फिर ऐसे तो देखिए, अगर सर्जरी अच्छे से हुई है तो चांसेस बहुत निल होते हैं, और नहीं तो अगर कॉम्प्लिकेशन वर्स्ट रूप में देखें तो उसमें ग्लूकोमा भी होने की संभावना रहती है, कैटरेक्ट भी होने की संभावना रहती है आगे चल के। लेकिन डिपेंड करता है कि सर्जरी अगर अच्छे से हुई है तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। तो लेकिन बस यही है कि उसका जो एज ग्रुप है वो 18 ईयर्स प्लस है। 18 ईयर्स तक इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आइस की लंबाई बढ़ती रहती है 18 साल तक। आइस की लंबाई जब बढ़ना रुक जाती है, पावर जब चश्मे का बढ़ना रुक जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तब हम लोग एडवाइस कर सकते हैं कि आप लेसिक करा दें। तो उसके बाद लेसिक आप करा सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं स्वाति जैन का। स्वाति जैन, आप अपना क्वेश्चन रखें डॉक्टर साहब के सामने। यस, गुड इवनिंग सर। सर हमारे ये क्वेश्चन ये है कि सर, जैसे डॉक्टर ने बोला कि बायफोकल लेंस का यूज करके हम चश्मे का नंबर कम कर सकते हैं, या फिर यदि बहुत कम नंबर है तो इसे हटा सकते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि बाइफोकल चश्मा एक अलग चीज होती है। बाइफोकल चश्मे का मतलब होता है दूर का भी उसमें नंबर है, पास का भी है। तो वो तो लगाना पड़ेगा, वो तो एज के अकॉर्डिंग हमें देना पड़ता है। पास का चश्मा अगर किसी को लगा है तो डेफिनेटली उसकी एज 40 से ऊपर ही होगी, और या 35 साल के ऊपर ही होगा। तो ये हटाना संभव नहीं है, लेकिन लेसिक सर्जरी से ये चीज कम हो सकती है। लेकिन इसके रिजल्ट 40 साल की उम्र तक अच्छे हैं। 40 के ऊपर उसके लेसिक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं है, या लेजर होते तो है लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है कि आप ये सोचें कि चश्मा पूरा हट जाएगा। तो चश्मा थोड़ा बहुत अगर आ भी गया नंबर तो आपको नीड होगी। मान लीजिए लेजर कराया और मान लो आपका 2+2 नंबर पहन रही थी और चश्मा लेजर कराने के बाद पौना नंबर रह गया, तो भी आपको कुछ ना कुछ तो रह जाएगा ना, तो चश्मा तो फिर लगाना ही पड़ेगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 40 साल के ऊपर चश्मा बेस्ट ऑप्शन होता है। हाँ, मोतियाबिंद जब आता है व्यक्ति को, तो मोतियाबिंद के बाद आजकल मल्टीफोकल लेंस जो आ गए हैं, आप लोग उस पर जाइए। मल्टीफोकल लेंस बेस्ट ऑप्शन होता है, उससे जरूर आपका चश्मा हट सकता है और आप दूर पास का आराम से देख सकते हैं। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कभी कभी आंख जैसे रेड हो जाती है और कुछ कम से कम 2-3 दिन तक रेड रहती है, और उसके बाद अगर कुछ भी चीज पास में करके देखो तो आंख में ज्यादा दर्द होता है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि अगर आईज रेड हो रही हैं, 2-3 दिन तक रेड हो रही हैं, तो ये इन्फेक्शन भी हो सकता है, एलर्जिक भी हो सकता है। तो पहली चीज तो ये है कि मैं ये कहूंगा कि उसमें डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना चाहिए और उसका रेडनेस का मतलब ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और अगर ये मान लीजिए इस तरीके की प्रोसीजर रिपीट होती रहती है तो और जरूरी हो जाता है। दूसरा, अगर पास करने पर कोई चीज में पेन हो रहा है तो फिर आपको ड्रॉप्स की जरूरत है और चश्मे की भी जांच करा लेना जरूरी है। जी सर। जी अमन गुप्ता जी का क्वेश्चन है कि सर्दियों में उनके आंखों में बहुत पानी आता है और बाहर जाते हैं तो वो उनको पलकें बहुत बार झपकाना पड़ती हैं, और इसका क्या कारण है सर? जी देखिए, सर्दियों में जो हवा होती है काफी ठंडी हवा होती है, खुश्क होती है, उससे आंखों में आंसू झड़ते हैं बहुत लोगों पे। उसका रीजन बस वही है कि ये जो हवा होती है वो आंखों में ड्राइनेस करती है, तो वाटरिंग जल्दी होती है, और जल्दी वाटरिंग होती है तो फिर उसके लिए वही लुब्रिकेंट्स ड्रॉप या जो मैंने अभी उनको लिखवाया था ड्रॉप LP करके जो ड्रॉप बताया था, वो आप यूज करें सुबह शाम। तो एक रिफ्रेश ईयर यूज करें, तो उससे क्या होता है कि ये इरिटेशन कम हो जाता है और जो वाटरिंग की समस्या कम हो जाती है। तीसरी बात यह है कि सर्दियों में आप विशेष ध्यान रखें कि आप घर में जब भी आते हैं बाहर से तो आंखों को ठंडे पानी से सुबह शाम आंखों को जरूर वॉश करें, और एक गॉगल लगा के निकलें बाहर दिन के समय, और एक प्रोटेक्टिव ग्लास आजकल आते हैं, एंटी ग्लेयर ग्लास आजकल आते हैं, वो आप लगा कर जाएं तो डेफिनेटली वाटरिंग कम हो जाएगी आपकी और दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
और उसके बाद भी अगर वाटरिंग हो रही है या इरिटेशन हो रहा है, रेडनेस आ रही है, तो फिर आप डॉक्टर को लेके दवाई ले लें, तो वो चीज ठीक हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और है जो हमारे पास आया था कि एक कंजक्टिवाइटिस, जब भी सीजनल ट्रांजिशन होता है कि एक मौसम से दूसरे मौसम, जब स्पेशली बरसात के बाद हमने देखा है जो ट्रांजिशन होता है, तो उसमें लोगों का काफी मतलब कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम होती है स्मॉल विलेजेस में और वहां पर। तो इसका मतलब एक सिंपल तरीके से कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए? जी देखिए, ये बहुत अच्छी प्रश्न है आपका, और खासकर ये हम लोगों ने जो कंजंक्टिवाइटिस देखा है बरसात के समय काफी कॉमन होता है, और बरसात में या समर में भी जब भी रेनी सीजन आता है, तो पहली चीज तो ये है कि कंजंक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन जो होता है आंख की बाहरी पलक पर, बाहरी तरफ होता है, पलक पर भी हल्की सूजन आती है, और ये जो व्हाइट पार्ट होता है आई का, कंजंक्टाइवा जो होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसके कारण इरिटेशन, रेडनेस, वाटरिंग और कभी कभी धुंधलापन, पेन होना, ये सारी चीजें होने लगती हैं। कंजंक्टिवाइटिस में एक आंख भी अफेक्ट हो सकती है और दोनों भी हो सकती हैं। तो हमारे को ये देखना है कि हम जब भी कंजंक्टिवाइटिस हो घर में किसी को भी, तो वो काला चश्मा तुरंत लगा ले। हिंदी में इसको सिंपल कहते हैं कि आंख आ जाना या आई फ्लू। ये एक प्रकार का कॉमन वायरस के थ्रू होता है, और वायरस आप जानते हैं एक दूसरे के कंटेजियस होता है, तो एक दूसरे को लग सकता है। तो अगर वो काला चश्मा सुबह से शाम तक लगा के रहेगा, तो उसके जो इन्फेक्शन, जो ट्रांसमिशन का जो इन्फेक्शन रेट कम हो जाता है, दूसरे को ट्रांसमिट वो नहीं कर पाएगा। दूसरी बात ये कि बर्फ को रुमाल में रख के सुबह शाम ठंडी सिकाई जरूरी हो जाती है। कम से कम 3 से 4 बार आंखों को धो लेना जरूरी होता है, तो उससे भी काफी प्रोटेक्शन मिलता है। और अगर एक आंख में हो रहा है और दूसरे आने की संभावना है, तो दोनों में फिर ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है, और डॉक्टर को कह के फिर आप कुछ अच्छी एंटीबायोटिक्स या लुब्रिकेंट्स या कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आती हैं, जो आप 5 से 7 दिन में या मैक्सिमम 10 दिन में कंजंक्टिवाइटिस ठीक भी हो सकता है। तो प्रोटेक्शन आपको यही लेना है कि हम उस समय पे बेटर अपने घर में रहें, अपनी चीज शेयर नहीं करें, टॉवेल अपना अलग रखें, अपना जिस बेड पे आप सोते हैं कोशिश करें कि बच्चों से दूर रहें, तो ताकि ये चीज दूसरे को ट्रांसमिट ना हो। तो उससे, और अपना वॉश करते रहें आइस को साफ पानी से, तो ये चीज ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। एंड अपना पाठक, आप अपना क्वेश्चन पूछें डॉक्टर साहब से। अर्पणा जी, अपर्णा पाठक। हाँ सर, नमस्कार सभी को। नमस्ते। सर मेरी माता जी हैं, 80 साल की हैं सर, उनका कुछ समस्या है, वो कुछ पूछना चाहती है। जी बताएं। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। नमस्ते। आज मेरी आंख में मोतियाबिंद हो गया था, सीधी आंख में जी। तो हाँ, मैंने ऑपरेशन करवाया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको मैं बता नहीं सकता कि इसमें कितनी लाइट आएगी, क्योंकि बाय बर्थ आपके रेटिना में छेद है। तो जैसे जैसे आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी आंख की रोशनी कम होती जाएगी। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, मैंने ऑपरेशन करवा लिया। अब क्या होता है कि मैं किसी पर्टिकुलर जगह पे जब फोकस करती हूँ ना, तो वो चीज मुझे नहीं दिखती है, पर आजू बाजू रिफ्लेक्शन पूरा दिखता है लाइट का। जी ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके रेटिना में पीछे छेद है। भाई क्या होता है कि मोतियाबिंद में उन्होंने मोतियाबिंद हटा के लेंस तो डाल दिया। अब लेंस का काम है अंदर को लाइट को फेंकना, तो वो लाइट अंदर जा रही है, रेटिना तक पहुंच रही है, पर रेटिना में बीच के हिस्से में जहां से अपना सिग्नल जनरेट होता है देखने के लिए, वो बीच का हिस्सा छेद से, या कहना चाहिए गड्ढा टाइप का हो जाता है वहां पर। तो सामने जो इमेज होती है बिल्कुल सीधी वाली इमेज नहीं बनती। तो जो आसपास का जो रेटिना एक्टिव रहता है, जो नॉर्मल होता है, उससे आप पेरिफेरी का विजन देख सकते हैं, या आसपास का जो कहना चाहिए साइड का व्यू आता रहेगा, और बीच का जो सेंट्रल वाला जो पार्ट होता है वो डैमेज हो चुका होता है। तो वो सब चीज संभव है क्योंकि वो होल आपको डैमेज, होल के कारण हो रहा है। ये लेंस तो काम कर रहा है, बट होल होने के कारण आपको सीधी वस्तु जो स्ट्रेट सामने है वो चीज फोकस नहीं होगी या धुंधली दिखेगी, लेकिन जो साइड की वस्तु है वो चीज क्लियर दिखेगी। तो ये चीज मैकुलर होल या रेटिनल होल के कारण होती है। तो उस केसेस में क्या होता है कि रेटिनल होल की आजकल सर्जरीज होती हैं, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी कम होती है सक्सेस होने की, उसमें चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि अगर आप 80 ईयर्स की हैं तो चांसेस और कम हो जाते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप एक चेकअप करा के, आजकल कुछ अच्छी ड्रॉप्स आती हैं, एक ब्रोमफेनेक करके ड्रॉप आती है, ब्रोम व्यू करके, वो आप शुरू करें।
तो हो सकता है थोड़ा बहुत विजन में आपके अंतर आए। बाकी सर्जरी तो आप देखिए होल का अभी संभव नहीं है। अगर इतने लंबे समय से आपको होल है तो बहुत ज्यादा विजन में फायदा तो होगा नहीं आपको। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, लेंस के कारण नहीं हो रही हैं, वो रेटिनल होल के कारण हो रही है। और नॉर्मल आदमी को होल होता नहीं है, नॉर्मल आदमी का रेटिना हेल्दी होता है। जी जी, मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने जी ये बोला कि इसके इंजेक्शन आते हैं, तो वो आंख जी में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। मैंने जी 2 इंजेक्शन आंख में लगवा लिए, लेकिन मुझे विशेष कोई फायदा नहीं लगा, तो फिर मैंने देखिए बंद कर दिए। जी जी इंजेक्शन आते हैं, वो भी बात ठीक है, वो काफी कॉस्टली भी पड़ते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद भी ये टेम्परेरी चीज होती है। बहुत लोगों में इम्प्रूवमेंट जी जी होता है, बहुत में नहीं भी होता है। और उसमें फिर क्या होता है कि इंजेक्शन भी अफेक्ट करते हैं जब आप शुरू में डॉक्टर के पास चले जाए। अगर यही चीज अगर लंबे समय से होल चला आ रहा है तो उसमें इंजेक्शन काम नहीं करता उतना। तो मैं ऐसे केसेस में जी, डॉक्टर इंजेक्शन साहब के लिए बार नहीं बार एडवाइस। बताया उन्होंने जी तो उन्होंने बार बार इंजेक्शन, बताया है कि ये बात जी तो फिर उसमें इंजेक्शन का रोल नहीं है, फिर इंजेक्शन आप रहने दें। और ये जो ड्रॉप मैंने बताया आप ब्रोम व्यू करके, वो आप यूज कर सकती हैं एक सुबह बात शाम। ब्रोम व्यू BROM जी BROMVUE ब्रोम व्यू। जी। और ऑलमोस्ट हम लोग सर जी एक 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं सर। जी जी दीप्ति बताइए। बिसेन जी पूछ रही हैं चैट में कि मुझे जी लेफ्ट साइड आई में सर में ऊपर पीछे गर्दन तक दर्द होता है। कभी कभी जी हल्का सा धुंधलापन भी आता है। आंखों जी में अक्सर दर्द होता है लेफ्ट साइड में। जी दीप्ति इनका बिसेन। जी एज क्या है इनका? सर इन्होंने एज नहीं लिखी है, चैट में लिखा है इन्होंने। जी जी तो देखिए अगर एक साइड दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, नेक तक जा रहा है, तो ये चीज माइग्रेन के कारण भी होती है। तो उसमें मैं ये कहूंगा कि एक बार आई स्पेशलिस्ट को दिखा के माइग्रेन का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दूसरा नंबर चश्मे का जरूरी है। इसमें चश्मे का एवेल्युएशन भी होना जरूरी है। अगर आंखों में दर्द होता है तो चश्मे की भी वो जांच करा लें। तो ये दोनों चीजें, 2 कारण हो सकते हैं, या तो माइग्रेन या फिर ग्लासेस का पावर। तो ये चीज से फिर उनको आराम भी मिल सकता है। वो एक बार दिखा लें डॉक्टर को, आई स्पेशलिस्ट को, तो डेफिनेटली फायदा होगा। सर एक क्वेश्चन और है कि गैलेक्सी है, कोई नाम नहीं है इनका। आंख बहुत भारी लगती है और पलक उठाने में ताकत जैसी लगती है, और ठंडी हवा में चमक वाली धूप में जाने से आईज प्रॉपर ओपन नहीं कर पाते हैं और सर में दर्द शुरू हो जाता है। जी 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 एज क्या है? एज बताया इन्होंने? एज है 38 है, 38 साल की। नहीं 38 तो बिसेन दीप्ति की है, इन्होंने नहीं बताई अपनी। जी जी तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप जो मैंने अभी रिफ्रेश लिक्विड जेल करके एक ड्रॉप आता है जो भारीपन के लिए वो दे सकते हैं, पलक उठाने में भी उन्हें दिक्कत नहीं आएगी और वो चीज ठीक हो सकती है। रिफ्रेश लिक्विड जेल, ये दिन में 1 बूंद दिन में 3 बार उपयोग करें 15 दिन तक, इससे उनको फायदा होगा। और एक बार आई चेकअप जरूर करा लें। कई बार थोड़ा सा आंख में कभी अंदर की तरफ स्वेलिंग होती है, कई बार थोड़ा ग्लासेस का पावर होता है, उससे भी थोड़ा भारीपन होता है, तो उसके लिए फिर कुछ ड्रॉप एक्स्ट्रा जोड़नी पड़ती है। तो ये एक रिफ्रेश लिक्विड जेल फिलहाल वो यूज करें, 1 बूंद दिन में 3 बार, उनको बेनिफिट होगा। हाँ मैडम बोलिए ना। सर एक क्वेश्चन है कि कोविड-19 को देखते हुए किस प्रकार हम मतलब आंखों के लिए कोई परिकल्पना कर सकते हैं? मैं यही क्वेश्चन डॉक्टर साहब से पूछने जा रहा था कि सॉरी से कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट जब से डायग्नोस्ड हुआ है तो आंखों में इसका बहुत ज्यादा खतरा देखा गया है या अफेक्ट देखा गया है डॉक्टर साहब। तो इसके बारे में क्या है कि इसको कैसे हम लोग डील कर सकते हैं? जी देखिए ऐसा है कि आपका ये क्वेश्चन अच्छा है। आज की करंट सिचुएशन में देखा जाए तो पिछले 1.5 साल से हम कोरोना जैसी महामारी से हमारा देश क्या पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है और आज भी केसेस मिल रहे हैं। तो जैसा हम सबको पता है कि कोविड-19 वायरस नाक से मुंह से तुरंत स्प्रेड करता है और क्लोज कांटेक्ट में आने से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जल्दी एक दूसरे में कोविड-19 स्प्रेड करता है। तो ये आंखों से भी स्प्रेड करता है। तो इसमें आंखों में क्या सिम्टम्स आते हैं मैं तो पहले भी ये बताना चाहूंगा। तो आंखों में एक तो जैसा आपने अभी कंजंक्टिवाइटिस नाम लिया था, तो ये कोविड-19 से सबसे पहले वायरल कंजंक्टिवाइटिस कॉमन है जो कोविड-19 से भी होती है। तो इसमें सबसे पहले आंख में
रेडनेस आना, वाटरिंग होना, इरिटेशन होना, दोनों आंखों में जनरली अफेक्ट करता है, एक आई को नहीं अफेक्ट करेगा, दोनों को अफेक्ट करेगा। तो इसमें सूजन पलकों पर दिखाई देगी, कई बार कीचड़ भी दिखाई देगा आईज में, रेडनेस रहेगी, इरिटेशन, वाटरिंग, ये कंप्लेन रहती है। तो ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस कहलाती है। और धीरे धीरे फिर ये जो काली पुतली होती है, कॉर्निया जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें भी छोटे छोटे घाव बना देता है ये वायरस। तो इसके कारण धुंधलापन आने लगता है धीरे लेटर स्टेजेस में। और ये चीज जो इसका टाइम पीरियड रहता है, ये 5 से लेके 15 दिन तक आईज को अफेक्ट करता है। तो ये कॉमन सिम्टम है जो हम लोग ओपीडी में देखते हैं। जब कोविड का पीरियड चल रहा था तो हम लोग ओपीडी में ये केसेस बहुत देखा, जिनमें ये कंजंक्टिवाइटिस या सीवियर कंजंक्टिवाइटिस के रूप में हमारे पास पेशेंट्स आते थे और उनका आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव होता था या वो कोविड का ट्रीटमेंट ले रहे होते थे। तो एक बात तो ये कंजंक्टिवाइटिस। दूसरी चीज होती है ये आंखों के अंदर रेटिना को अफेक्ट करते हैं। आंखों में जो वायरस होता है ये शुगर बढ़ा देता है, अंदर शुगर को फ्लक्चुएशन करता है, क्योंकि आप स्टेरॉइड्स का उपयोग करते हैं। जब भी आप कोविड-19 में हॉस्पिटल में एडमिट होता है या घर में कई बार लोगों ने स्टेरॉइड लिया है, शुगर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर को ये फ्लक्चुएट करता है, तो आंख में रेटिना में ब्लीडिंग होने की संभावना हम लोगों ने देखी है। इसमें ब्लीडिंग होने लगती है रेटिना के अंदर, नस छोटी छोटी जो नसें होती हैं उसमें खून आने लगता है अंदर, और व्यक्ति को इमीडिएट दिखना कम हो जाता है या काला स्पॉट दिखने लगता है या काला धब्बा दिखने लगता है। तो ये कोविड-19 का ये भी एक सिम्टम होता है जो हम लोगों ने अभी ओपीडी में हाल ही में पिछले साल 6 महीने के अंदर केसेस देखे हैं। तो 2 चीजें मेन होती हैं इसकी, एक कंजंक्टिवाइटिस या दूसरा केरेटाइटिस जो कॉर्निया को अफेक्ट कर रहा है, और तीसरा रेटिना में जो कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें नस का फटना, छोटी छोटी नसों का ब्लड आ जाना, नसों में सूजन आ जाना, ये सब कोविड-19 में संभव है। लेकिन कॉमन जो देखा गया है वो कंजंक्टिवाइटिस ज्यादा देखा गया है। तो फिर उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं तो वो रिकवर हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण हैं उसके, कोविड-19 के मैनिफेस्टेशंस हैं जो आई के लिए जाने जाते हैं। राइट सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। एंड वी आर एट द एंड ऑफ दिस सेशन। और जो भी क्वेश्चंस हैं ऑडियंस के या पार्टिसिपेंट्स के, तो हमको